नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज मेरे साथ हैं एक खास मेहमान, एडलवाइज म्यूचुअल फंड की सीईओ मिसेस राधिका गुप्ता जी। राधिका जी को आप अच्छे से पहचानते हैं, एक तो क्योंकि वो अकेली वुमेन्स सीईओ हैं इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, और दूसरा क्योंकि वो सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव हैं। तो आप में से बहुत से लोग उनके साथ शायद सोशल मीडिया पे जुड़े भी होंगे। तो आज हम उनसे बात करेंगे कुछ म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई विषयों पर, और साथ ही क्योंकि एडलवाइज म्यूचुअल फंड ने हाल ही में 1 लाख करोड़ का एम अचीव किया है, एक माइलस्टोन अचीव किया है, तो उस पर भी उनसे जानेंगे कि इसके पीछे क्या सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि उनकी लीडरशिप में ये सब संभव हो पाया है। तो राधिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार पंकज जी, आपसे बात करना हमेशा अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। तो राधिका जी, एक तो सबसे पहली बात कि आपने हाल ही में, हालांकि फरवरी में 1 लाख करोड़ का एम अचीव हो गया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपकी लीडरशिप में ये सब हुआ है, तो क्या है सक्सेस स्टोरी, और मैं समझ सकता हूँ कि वो चैलेंजेस भी आपके सामने आए होंगे, तो वो किस तरह के चैलेंजेस थे, कैसे आपने ओवरकम किया उन सभी बातों को, उस पर थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप विस्तार से बताइए। तो आई थिंक एक तो हम लोग बहुत खुश हैं और बहुत खुशकिस्मत भी हैं कि हमने काफ़ी छोटे समय में 5-6 साल में, जब से मैंने 2017 में ये बिज़नेस देखना शुरू किया, निवेशकों का, डिस्ट्रीब्यूटर लोगों का इतना प्यार मिला है कि इतनी जल्दी हम ये पड़ाव पार कर चुके हैं। बिल्कुल। और मुझे ये भी लगता है कि हालांकि बहुत बड़ी बात है, बहुत लंबा सफ़र है। मैं तो सोचती हूँ, मैं काफ़ी यंग हूँ, कि एक दिन हम 10 लाख करोड़ भी देखेंगे। तो मुझे लगता है बिल्कुल। अभी भी हमें बहुत काम करना बाकी है। तो एक जो कहते हैं गुरूर, कंप्लेसेंसी, वो कुछ नहीं है, बहुत काम करने का जज्बा है। अब जहाँ तक सक्सेस की बात है और जहाँ तक मुश्किलों की बात है, मुझे लगता है किसी भी एक यंग एएमसी के लिए, और आजकल तो बहुत नई एएमसीज आ रही हैं बिल्कुल। मार्केट में, बिल्कुल। आसान नहीं है। ये मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि बिल्कुल। क्या होता है कि आपका नाम कोई बड़ा बैंक नहीं है, ब्रांड बनाने में बहुत मुश्किल लगती है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप कोई फ़ोन, कोई टूथपेस्ट, ऐसा कुछ तो नहीं बेच रहे। आप एक प्रॉमिस बेच रहे हैं कि आप हमारे फंड में निवेश करिए, आपको ये मिलेगा। कई बार वो प्रॉमिस सच होता है, कई बार नहीं भी होता, और हालात ऐसे होते हैं, बाज़ार ऐसा होता है। तो ट्रस्ट कमाना बहुत मुश्किल है जब आप एक नए व्यक्ति हैं। ओके। तो आई थिंक एक मुश्किल सफ़र रहा है। दूसरा, हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्ट्स आमतौर से सेम होते हैं, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस हैं कि मिड कैप फंड है, लार्ज कैप फंड है, तो ये भी मुश्किलें होती हैं। लेकिन मुझे लगता है एक चीज़, जो अगर मैं एक चीज़ कहूँगी जिसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, या जिसके कारण ये जो सक्सेस हुई है, वो है इन्वेस्टर पे फोकस। निवेश मुझे लगता है एक पर्पसफुल चीज़ होती है। आदमी ऐसे ही निवेश नहीं करता, अपनी लाइफ बेटर करने के लिए करता है। अगर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी कंज्यूमर की, निवेशक की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करेगी, तो मुझे लगता है वो बढ़ेगी। और मैं आपको बहुत एग्जांपल दे सकती हूँ। भारत बॉन्ड या जो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स की सक्सेस है, वो निवेशकों को एक प्रिडिक्टेबल डेट फंड एक्सपीरियंस देने की कोशिश थी, जो बहुत कामयाब हुई। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स की जो हमारी और कैटेगरी की सक्सेस है, वो ये है कि हर आदमी चाहता है कि भाई पैसे कमाओ, लेकिन बचत भी हो, तो बढ़ो भी और बचो भी, तो दोनों चीज़ें ये होनी चाहिए। इंटरनेशनल फंड्स में हम शायद पहले या दूसरे प्लेयर थे। तो जब तक आप अपने निवेशकों को सेंटर मानेंगे अपनी ज़िंदगी का, अगर आप अर्थ हैं, तो आपका निवेशक आपकी ज़िंदगी का सन है, सूरज है, जिसके अराउंड इर्द गिर्द आपकी लाइफ घूमनी चाहिए, और आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए, उससे आपकी ग्रोथ आएगी। दूसरा, आई थिंक आज के ज़माने में आपने सोशल मीडिया और इसका जिक्र किया, निवेशकों के करीब होना चाहिए। निवेशकों को जब वो किसी भी ब्रांड से एसोसिएट करते हैं, वो कंपनी का लेबल नहीं देखते, वो लोग देखते हैं। तो आपको अच्छे समय में, बुरे समय में उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। जब गलतियां करते हैं तो बात करनी चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए, रिश्ता बनाना चाहिए। तो आई ऑलवेज से हम एक फ्रेंडली म्यूचुअल फंड बनना चाहते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे बताइए कि 1 लाख करोड़ एम बनाना कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि मैं एडलवाइज म्यूचुअल फंड को काफ़ी समय से ट्रैक कर रहा हूँ, और आपकी लीडरशिप में आपने कहा कि जल्दी ही
1 मिलियन का भी डेफिनेटली आप एम अचीव करेंगे, और बिल्कुल ऑल द बेस्ट टू यू। लेकिन आपकी लीडरशिप में जिस जगह से आपने ग्रोथ की है वो बिल्कुल डेफिनेटली काफ़ी अप्रिसिएबल है, और समय तो लगता है, फिर भी मेरे हिसाब से समय बहुत लंबा नहीं था कुछ हज़ार से लेकर और लाख तक पहुंचने को। लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड की अगर बात की जाए, हालांकि देखिए इन्वेस्टर्स के लिए हर तरह के एसेट क्लास इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसा आपने भी कहा कि कंपटीशन बहुत है, क्योंकि हर कैटेगरी में एक ही फंड आपके पास में हो सकता है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो आप उसको लेकर क्या आपकी फिलॉसफी है, किस तरह से आप इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, डिजाइन करते हैं, कैसे उनको मैनेज करते हैं? देखिए बहुत ज़रूरी बात है, और हाल ही में अच्छा करा आपने इक्विटी का जिक्र किया, क्योंकि इंडिया में फाइनली इक्विटी बहुत ज़रूरी है, एक वेल्थ क्रिएशन एसेट क्लास है। अब जहाँ तक इक्विटी की बात है, हम पहले तो कम फंड लॉन्च करते हैं क्योंकि हम हर फंड पे ध्यान देना चाहते हैं, और दूसरा ये है कि जो भी हम फंड लॉन्च करते हैं हम ट्रू टू मैंडेट चलाते हैं। तो अगर एक मिड कैप फंड है और आप लोगों ने हमें मिड कैप में पैसा दिया है, तो हम उसमें लार्ज कैप नहीं होल्ड करेंगे, मिड Okay. कैप ही चलाएंगे, कैश कॉल नहीं लेंगे। Okay. तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने टूथपेस्ट खरीदा है तो वो टूथपेस्ट की तरह ही फंक्शन करे, क्रीम ना भरे। तो हम Okay. हर फंड में ये एक बहुत साधारण तरीके से फिलॉसफी चलाते हैं। दूसरा हमारा एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है जिसको हम फेयर के नज़रिए से कहते हैं, और उसमें 3-4 हिस्से हैं, लेकिन बेसिकली वो क्या देखता है कि ग्रोथ कंपनीज, क्योंकि इंडिया एक ग्रोथ मार्केट है, लेकिन हम भाव सही देना चाहते हैं। ये आपने काफ़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से सुना होगा। इसके ऊपर हम एक फोरेंसिक एनालिसिस का भी लेयर ऐड करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि निवेश में, इन्वेस्टमेंट में गलतियां अवॉइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, हमारे यहाँ एक डेडिकेटेड एनालिस्ट है जो सिर्फ फोरेंसिक्स देखता है कि बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको अकाउंटिंग मेट्रिक्स पे या मैनेजमेंट मेट्रिक्स पे या उनके ऑडिटर क्या करते हैं हम अवॉइड करते हैं। और हम क्या देना चाहते हैं निवेशकों को, आप हमारी इक्विटी स्कीम्स में शायद देखेंगे, कभी वो सबसे ऊपर नहीं रहती, कभी वो सबसे नीचे नहीं रहती, बीच में रहती हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ एक्सपीरियंस देना चाहते हैं हम। मैं क्रिकेट की भाषा में कहूँ, हम द्रविड़ ज़्यादा बनना चाहते हैं, सहवाग कम बनना चाहते हैं। Okay. क्योंकि लगता है हमें निवेश में कि निवेशक तभी पैसे बनाता है किसी फंड में अगर वो लंबे समय तक टिका रहे, और Okay. उसका एक एक्सपीरियंस, जैसे टेस्ट क्रिकेट में आपको लंबे से आउट नहीं होना है, Okay. ये भी हमारी निवेश का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अच्छा, आपने कहा कि निवेशकों को लंबे समय तक टिके रहना चाहिए, तभी वो वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, अपने गोल अचीव कर पाएंगे। मैं इससे जुड़ी हुई एक बात पूछता हूँ आपसे, एडवाइज़र का क्या रोल आपको लगता है? क्योंकि चॉइस है, इन्वेस्टर्स के पास बहुत सारे ऐप हैं, डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आपको क्या लगता है कितनी इंपॉर्टेंस है, एडवाइजर्स कहें या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है इस बिजनेस में? हमारे हिसाब से तो बहुत इम्पोर्टेंस है। इनफैक्ट हमारा जो पहला कैंपेन था वो एडवाइस ज़रूरी था, और हम वो पहली एएमसी हैं जिन्होंने IFA डे, MFD डे, जो भी कह लीजिए, 31 मार्च को हम लाए थे एडवाइज़र्स को सेलिब्रेट करने के लिए। अब हम ये ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि हर फील्ड में आप सलाह लेते हैं, टैक्स की सलाह लेते हैं किसी से, लॉ का केस हो तो सलाह लेते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम हो, नी खराब हो तो गूगल पे तो आप नहीं जाएंगे, बिल्कुल। आप जाके किसी डॉक्टर के पास जाएंगे। बिल्कुल। फाइनेंशियल एडवाइज़र या MFD को जितनी वैल्यू मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। Okay. अब हाल ही में हमने एक रिपोर्ट की थी इस एडवाइज़र डे पे, जहां हमने डेटा देखा, सिर्फ डेटा देखा कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो 2 साल से ज़्यादा टिके हैं, हमने लंबे समय की बात की, रेगुलर प्लान में जो एडवाइस के साथ आए थे और जो बिना एडवाइस के आए थे, रेगुलर प्लान में जो एडवाइस के साथ आए थे वो कई ज़्यादा लंबे समय तक टिके थे। तो ये तो डेटा आपको बता रहा है कि एक एडवाइज़र आपकी ज़िंदगी में सिर्फ आपको ये नहीं बताता कि आज ये स्कीम ले लीजिए, एडलवाइज मिड कैप, एडलवाइज स्मॉल कैप फंड, वो बुरे वक्त में आपको कहता है भाई रिडीम मत करिए। इमोशन कंट्रोल करता है, और उसकी वैल्यू ना बहुत ज़्यादा है। और मैं तो कहती हूँ आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, आप सचिन तेंदुलकर की बात कर लीजिए, वो कहेंगे कि रमाकांत जी ने मेरी ज़िंदगी में क्या कंट्रीब्यूट किया। आप चंद्रगुप्ता मौर्य को देख लीजिए, वो चाणक्य का श्रेय देंगे। तो ज़िंदगी के हर फील्ड में एक सक्सेसफुल इंसान के पास एक एडवाइज़र रहा है, तो फाइनेंस में क्यों? बिल्कुल। अच्छा, आपने इन्वेस्टर्स के बारे में काफ़ी बताया कि इन्वेस्टर सेंट्रिक आपकी अप्रोच है, तो ट्रांसपेरेंसी
और इन्वेस्टर कम्युनिकेशन को लेकर क्या इनिशिएटिव्स एडलवाइज म्यूचुअल फंड ने लिए हैं, और उस पर थोड़ा सा आप बताइए। आई थिंक बहुत लोग ये सवाल नहीं पूछते, लेकिन ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। 2-3 चीज़ें हम करते हैं। एक तो इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के लिए हम अलग अलग इंटरेस्टिंग माध्यम से बहुत कंटेंट प्रोड्यूस करते Okay. हैं। मैंने बहुत एएमसीज की वेबसाइट देखी है, लेकिन मैं बिना बायस के कह सकती हूँ कि हमारी वेबसाइट पर जाके इन्वेस्टर्स के लिए जितना कंटेंट है, बुक समरीज हमारी बहुत पॉपुलर है। बहुत लोग किताबें पढ़ते नहीं है, लेकिन हम 3 पेज की समरी करते हैं। ऑडियो पॉडकास्ट हैं जो हिंदी में भी हैं, जिससे Okay. हम बताते हैं कि रामायण से आपको क्या सीख मिल सकती है निवेश के बारे में। तो ये एक तो वेबसाइट पर अवेलेबल है। सारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। Okay. आप प्लीज जाके इन्हें देखिए। योगा से आपको क्या सीख मिल सकती है, तो बहुत ही सरल भाषा में, क्योंकि हमें पता है निवेश थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है, इनकी बातें सरल भाषा में और इंटरेस्टिंग भाषा में हम बताते हैं, फिल्मों के जरिए बताते हैं। दूसरा, हम अपने फंड्स पे कम्युनिकेशन बहुत करते हैं। हर फंड पे वंस एवरी 6 मंथ्स एक नोट आता है। इनफैक्ट हमारा एक क्लोज्ड एंडेड फंड होता था, आईपीओ फंड। शायद हम अकेली एएमसी है जो एक क्लोज्ड एंडेड फंड पे भी हर 6 महीने कम्युनिकेशन करते थे Okay. कि निवेशकों को पता हो कि उनके पोर्टफोलियो में क्या है। हमारे हर प्रोडक्ट पेज है हमारी वेबसाइट पे, भर भर के इंफॉर्मेशन है। फंड मैनेजर का प्रोसेस क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो सबसे बुरा आउटकम क्या है, अच्छा आउटकम क्या है। मैं सच में कहती हूँ निवेशकों को जाके देखना चाहिए। जितना कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं प्लीज़ यूज़ करिए। और तीसरी बात पंकज जी, जो शायद सबसे ज़रूरी है, कि बुरे वक्त में ना हम वहाँ हैं। तो मैं, मेरी टीम सोशल मीडिया पे जाके कितनी हमने क्वेरीज आंसर की हैं। मुझे याद है हमारा एक फंड है एडलवाइज ग्रेटर चाइना फंड, जो कि बहुत पॉपुलर रहा। फिर चाइना का एक बहुत बुरा समय आया, कितने हमने, और हम जेपी मॉर्गन के साथ पार्टनर करते हैं इस फंड में, लेकिन कितने हमने सवालों का जवाब मैंने, अपनी टीम ने खुद दिया है। कितनी इन्फॉर्मेशन हमने फंड्स पे प्रोवाइड की है। हाल ही में जब डेट टैक्सेशन चेंज हुआ तो कितनी इन्फॉर्मेशन, कोविड के दौरान। तो बुरे समय में हम हाथ पकड़ते हैं, क्योंकि अच्छे समय में तो सभी होते हैं। अच्छा, आप काफ़ी बातें कर रही हैं, इन्वेस्टर एजुकेशन की बात हुई, इन्वेस्टर्स सेंट्रिक आपकी अप्रोच की बात हुई। एडलवाइज म्यूचुअल फंड का आगे मतलब और क्या इनिशिएटिव हैं ऐसे कुछ नए, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी इवॉल्व हो रही है, इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, और आपने भी कहा कि आपका जल्दी टारगेट है कि आप 10 लाख करोड़ का एम बना पाएँ। तो ऐसी कोई और चीज़ें जो आप इनिशिएटिव ले रहे हों इस इंडस्ट्री की प्रोग्रेस के लिए और एडलवाइज म्यूचुअल फंड की ग्रोथ के लिए? आई थिंक सबसे पहले तो हम एक प्रोडक्ट कंपनी है, तो नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हमें लगता है अभी भी जगह है करने की। हाल ही में अब हमारा डेट टैक्सेशन के बाद एक फंड लॉन्च हुआ है, जो शायद पहला फंड है मल्टी एसेट कैटेगरी में, जो एक इनकम फंड है। मुझे लगता है इसके 2-3 महीने बाद अभी हमने फाइल किया है। बहुत इंटरेस्टिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट इक्विटी साइड पे आएगा, जो मार्केट में अभी तक नहीं आया। Okay. और जो निवेशकों की एक बहुत ज़रूरी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मैं अभी बात नहीं कर रही, लेकिन जब आएगा तो आपने हिंट दे दिया है, कुछ यूनिक आ रहा है, कुछ बड़ा और यूनिक आ रहा है। Okay. तो हम बहुत एक्साइटेड है। तो आई थिंक सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स जो कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उस पे हम काम करने वाले हैं। दूसरा, ये जो इन्वेस्टर एजुकेशन और सोशल मीडिया में मुझे लगता है जब से हमने काम किया 5 सालों में बहुत बदल गया है। इसको कैसे निवेशकों के लिए यूटिलाइज करें, ये भी हम बदलने वाले हैं। तीसरा, अपनी वेबसाइट पे आई थिंक हमारी डिजिटल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन इन्वेस्टर की जो बाइंग जर्नी है, वो कैसे डिसीजन लेता है, उसको भी हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं। अच्छा, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के बारे में आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि इंडिया में डेफिनेटली सेबी भी बहुत काम कर रहा है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में। सो क्या आपको लगता है कि ये सब जो चेंजेस हैं, इससे भी इंडस्ट्री में ग्रोथ होगी और इन्वेस्टर्स के लिए ये हेल्पफुल होगा? हाँ पंकज जी, और मैं आपको बताऊं, रेगुलेशन ना कभी कभी हमें उस टाइम पे खलती है, लेकिन अगर हम लंबा नज़रिया देखें ना, तो हम जहाँ तक आए हैं ना, 40 लाख की इंडस्ट्री, 15,000 करोड़ की एसआईपी बुक, वो शायद इसलिए आए हैं क्योंकि हम एक बहुत अच्छी रेगुलेटेड इंडस्ट्री हैं। बिल्कुल। अब 2008 में या 2009 में आपको याद होगा अपफ्रंट बैन हुआ था। बिल्कुल। 5-6 लाख करोड़ की इंडस्ट्री थी। लोगों ने कहा ये तो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। 8 गुना बढ़ गई। बिल्कुल। 2018 में एक्सपेंस रेशियो चेंज हुआ था, लोगों ने कहा इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, डबल हो गई है तब से।
तो हर बार लोग इस इंडस्ट्री की ओबिट्यूरी लिखते हैं और इंडस्ट्री और बढ़ती है, और मुझे लगता है हाल ही में अब ये चेंजेस आएंगे, 40 लाख करोड़ की 100 लाख करोड़ की इंडस्ट्री होगी, क्योंकि आज के दौरान, और ये सेबी चीफ ने कहा था जब वो एम्फी के इनॉग्रेशन में आई थी मीडिया के सामने, रिटेल निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड से अच्छा, कॉस्ट इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट, वैरायटी वाला प्रोडक्ट बाजार में नहीं है। तो रेगुलेटरी चेंजेस आते हैं। इनफैक्ट मैं तो फॉरेन फंड रेजिंग भी करती हूँ और बहुत लोगों से मिलती हूँ, तो मैं उन किसी को बता रही थी कि हमारी 15,000 करोड़ की SIP बुक है। तो उन्होंने हमसे पूछा 2 सवाल कि कोई आपके यहाँ रिटायरमेंट है 401 के जिसके कारण ये है? मैंने कहा नहीं। कोई टैक्स इंसेंटिव मिलते हैं आपके यहाँ SIP करने के लिए? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा ये जेन्युइन रिटेल निवेशकों की डिस्क्रेशनरी सेविंग है। मैंने कहा हाँ। एंड आई सेड दैट इज़ व्हाट। जब मैं लोगों को बताती हूँ कि हमारे यहाँ क्या रेगुलेशन है और जो आए हैं ये शायद दुनिया में कहीं नहीं है, पीपल आर वेरी इम्प्रेस्ड। तो आई थिंक हमें बहुत गर्व होना चाहिए कि हमारी एक ऐसी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है निवेशकों के लिए, और ये जो सब हो रहा है ना निवेशकों के हित में हो रहा है। बिल्कुल, ये नंबर जो आ रहे हैं इससे बात तय है कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है म्यूचुअल फंड में, और स्पेशली ये जो 14,749 नंबर जो देखा कि अब SIP बुक आपकी कितनी बड़ी हो गई है, इसको देख के तो डेफिनेटली बहुत खुशी होती है। और एक बात तय है कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट SIP में काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हमने देखा है कई बार कि इन्वेस्टर्स पैसा नहीं बना पाते सिर्फ इमोशनल कुछ बायसेस की वजह से। यानी कि फंड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन जब कुछ उतार चढ़ाव मार्केट में होते हैं तो इन्वेस्टर्स निकल जाते हैं। आपकी तरफ से यदि मैं कोई एक एडवाइस पूछूं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए कि कैसे वो अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और क्या आपकी एडवाइस होगी, तो प्लीज़ आप बताइए। मैं अगर मुझे एक उसमें सम करना हो तो जो सबसे डेंजरस चीज़ है जो निवेशक करते हैं वो है पिछले 1 साल का रिटर्न देख के निवेश करना। वो इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में। अब जोक हो गया है इंडस्ट्री में कि जब डबल डिजिट इक्विटी का रिटर्न पिछले 1 साल का दिखेगा तो पैसा आएगा, लेकिन जब नेगेटिव दिखेगा तो नहीं आएगा। जिस फंड का पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस अच्छा है हमें पता है उसमें पैसा आएगा, जिस फंड का खराब है वो नहीं आएगा। और अगर इतना ही सिंपल फॉर्मूला होता ना निवेश का तो बहुत अलग आउटकम होता। तो अगर मैं एक सलाह दूंगी तो वो ये है कि पिछले 1 साल का रिटर्न देख के आप प्लीज़ निवेश मत करिए, आप लंबे समय के लिए निवेश करिए, आप अपने मुताबिक निवेश करिए। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और दूसरा क्या है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का बहुत दौरान है ना, हम एक तो कंपेयर बहुत करते हैं, उसने इतना कमाया मैंने इतना कमाया। इससे किसी को कुछ नहीं होता, क्योंकि हर निवेशक की किसी कहानी अलग है। और दूसरा हम किसी से भी एडवाइस ले लेते हैं, उसने टिप दी तो उसकी सुन ली, इसने टिप दी। अभी कल मैंने किसी का पोर्टफोलियो देखा ऑनलाइन टिप्स लेके, उसके पास शायद 40 AMC 20 AMC के फंड थे, अलग अलग फंड थे। ये मत करिए, अपने लिए जो सही है वो करिए, अच्छे एक एडवाइज़र से एडवाइस लीजिए और फिर लंबे समय तक टिके रहिए। और ये जो 1 साल का रिटर्न है ये हमारी इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा डिसर्विस करता है। एक्चुअली गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग होगी तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर इन्वेस्टेड रहेंगे। वो बिना किसी प्लानिंग के इन्वेस्टमेंट होता है तब ये चीज़ होती है कि अभी इन्वेस्टमेंट किया फिर स्कीम चेंज कर दी, एग्जिट कर दिया, वो मुझे दिक्कत लगता है। है एक चीज़ जिसे कहते हैं ना पर्पसफुल इन्वेस्टिंग, कि निवेश आप क्यों करते हैं कि अच्छा राधिका का पोर्टफोलियो पंकज जी के से ज़्यादा दिया, ऐसे तो नहीं करते ना। आप निवेश करते हैं कि चलो मैं घर खरीद लूँ, करेक्ट। मैं बच्चे को बाहर पढ़ा लूँ, मैं अपनी लाइफ अपनी फैमिली की लाइफ बेटर बनाऊँ। ये पर्पस है। ये पैसा और पर्पस जब साथ आते हैं तभी आदमी को खुशी मिलती है। तो अगर आप निवेश ना किसी पर्पस के लिए करेंगे तो आप बहुत अच्छा काम करेंगे। तभी मैं कहती हूँ कि हमें अपने प्रोडक्ट्स भी ना एज एन इंडस्ट्री लार्ज कैप मिड कैप ऐसे नहीं बेचने चाहिए। ये जो मैं कर रही हूँ इससे आपको क्या मिलेगा, बैफ मैं आपको बेच रही हूँ, मुझे क्या मिलेगा, करेक्ट। ये ज़रूरी है। तो गोल पर्पस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो कुछ ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट बाय कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो कोई गोल अचीव करने के लिए कर रहा है। तो जैसे आपने एग्जांपल दी टूथपेस्ट बाय किया, वैसा नहीं है, यहाँ पे कोई पर्पस है उसका। तो एक्चुअली वो थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी हो सकती है, वो वजह है। इसलिए मैंने देखा है कि कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स की एनएवी 2000 से भी ज़्यादा पहुँच गई। तो इसका मतलब 10 रुपये का अगर 2000 कितनी वेल्थ मल्टीप्लाई हुई है, लेकिन कितने इन्वेस्टर्स टिके रहे, वो थोड़ी सी एक समस्या हो सकती है। तो डेफिनेटली आपने जैसा कहा कि इन्वेस्टर एजुकेशन पे काफ़ी काम हो रहा है, तो ये और जिस हिसाब से हम देख भी रहे हैं कि नंबर बढ़ रहे हैं, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में शायद
इन्वेस्टर्स का पैसा बनेगा, इंडस्ट्री ग्रो करेगी। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। हर तरह की चॉइसेस हैं इन्वेस्टर्स के पास, इक्विटी, डेट, गोल्ड, हाइब्रिड, सब कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। राधिका जी, आपने बहुत सारी बातें बताई और मुझे उम्मीद है कि इन्वेस्टर्स को इससे काफ़ी जानकारी मिली है, मोटिवेशन भी मिला होगा। लेकिन क्योंकि मैं जब भी आपसे मिलता हूँ एक खुशी होती है कि आप अकेली फीमेल CEO हैं इस AMC की दुनिया में। तो अगर मैं कोई एडवाइस आपसे पूछूं कि फीमेल किस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकती हैं उसको लेकर, या इस बिज़नेस में अगर हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस की बात करें, वहाँ पर फीमेल एडवाइजर्स का क्या रोल हो सकता है, आपको एडवाइस, और फीमेल इन्वेस्टर्स के लिए भी? आई थिंक पहले तो मैं निवेशकों के तौर पे बात करना चाहूँगी, इन्वेस्टर्स के। अभी हमने गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग की बहुत बात की कि पर्पसफुल गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग है। मुझे लगता है गोल्स सेट करने में विमेन से अच्छा कोई वो नहीं कर सकता। आपने तो देखा है, हमने सबने देखा है कि नानी दादियाँ हमारी कितने अच्छे से कम आमदनी में घर को चलाती थी, सबकी नीड्स भी पूरी करती थी, पैसे भी बचाती थी। तो विमेन को गोल्स, पर्पस, सेविंग, ये सब आता है, तो पैसे से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं पहले तो घर के मर्दों को कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादातर फाइनेंस का काम करते हैं, कि अपने घर की महिला को फाइनेंस में इन्वॉल्व करिए। गोल्स ना आदमी के नहीं होते, गोल्स परिवार के होते हैं, और जब परिवार साथ गोल्स बनाता है तो अच्छी इन्वेस्टिंग होती है। दूसरा, मैं महिला लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप में काम करने की क्षमता है, घर चलाने की है, बच्चे बड़े करने की है, तो निवेश को इतना मुश्किल काम नहीं है, आपसे बहुत आसानी से हो जाएगा। और आजकल तो आप जैसे लोग, इतने रिसोर्सेज इतने हैं, इतने शोज़ हैं, आप निवेश के बारे में सीखिए, घर के निवेश को बारे में पता करिए, सवाल पूछिए। गलत हो तो कोई बात नहीं, मर्दों ने तो भी गलती की है, तो आप भी करिए, पता करिए। और निवेश एक ऐसी चीज़ है जो आप आउटसोर्स नहीं कर सकते, आपको खुद करनी चाहिए अपनी खुद की सिक्योरिटी के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। आई थिंक जहाँ तक फीमेल फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, उनकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं जब IAPs करती हूँ, महिला लोगों से बात करती हूँ अक्रॉस द स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, एक जो कंफर्ट होता है ना फीमेल एडवाइज़र के साथ, वो बहुत ज़्यादा होता है। मैनी टाइम्स विमेन की जो प्रॉब्लम होती है वो इक्विटी फंड या डेट फंड नहीं होती, वो बहुत एक कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम होती है। एक हस्बैंड से कैसे बात करें उसकी प्रॉब्लम होती है, गलती करने का डर। शायद एक विमेन टू विमेन कॉन्वर्सेशन, अगर आपके सामने एक फीमेल एडवाइज़र बैठी है तो फीमेल इन्वेस्टर्स का पूल भी बढ़ेगा। एक फीमेल एडवाइज़र एक बहुत अच्छा रोल निभाती है। और जो लड़कियां हैं जो इस प्रोफेशन को देखती हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि फाइनेंस, चाहे वो मेरा रोल हो म्यूचुअल फंड का या एडवाइज़र का, एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है विमेन के लिए। टुडे वी हैव एक फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर, एक फीमेल सेबी चीफ, मैनी बैंक्स हैव बीन रन बाय विमेन। तो दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ गिविंग विमेन अपॉर्चुनिटीज़ एंड विमेन रोल्स। तो आप ज़रूर इस इंडस्ट्री को देखिए। बिल्कुल, आपने सही एक्सप्लेन किया। और हमारे देश में जहाँ पर हमारी प्रेसिडेंट महिला हैं, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर एक महिला हैं, सेबी की चीफ एक महिला हैं, और एक म्यूचुअल फंड हाउस की CEO जिनके साथ में बैठा हूँ आज, वो एक महिला हैं। तो ये बात तो तय है कि फाइनेंस वर्ल्ड की बात करें या ओवरऑल हम फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री, फीमेल यहाँ पर बहुत आगे निकल चुकी हैं। तो आप ये कह रही हैं कि अगर इस एडवाइजरी बिजनेस में भी और ज़्यादा फीमेल इंटरेस्ट लेंगी तो इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदेमंद होगा, इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद होगा, और शायद उनकी अपनी भी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो अच्छे से अचीव हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सारी चीज़ों को बहुत आसान कर दिया। मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आजकल हम, ये बात तो तय है कि इंडिया में आज भी अगर हम देखें तो नंबर्स कम होंगे। अगर हम एडवाइजर्स की बात करें, MFDs की बात करें, तो फीमेल नंबर्स विल बी डेफिनेटली लेसर देन मेल, मच लेसर। लेकिन मोर एंड मोर पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट नाउ। और आपकी इन बातों को सुनकर मुझे आज लगता है कि और लोग भी मोटिवेट होंगे और इंटरेस्ट लेंगे। सो राधिका जी, थैंक यू वेरी मच। आपने समय निकाला, बहुत सी बातें बताई, और मुझे लगता है ये शो सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बल्कि इस प्रोफेशन से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनके लिए भी शायद बहुत यूज़फुल हो सकता है। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी चर्चा मैंने यहाँ पर की राधिका जी के साथ में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है और आपको पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।
मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।